सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा में भारी बारिश से हालात गंभीर हैं। पंजाब में बाढ़ के बाद अब हरियाणा के कई जिलों में खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दुबई दौरा रद्द कर दिया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कई जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है और मकान गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार हालात पर पूरी तरह नजर रखे हुए है और स्थिति नियंत्रण में है। हरियाणा सरकार ने शहीद जवानों को सम्मान देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के 75 सरकारी स्कूलों का नामकरण जांबाज सैनिकों के नाम पर किया जाएगा। यह पहल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले राज्यव्यापी सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। शिक्षा विभाग और सैनिक कल्याण बोर्ड मिलकर स्कूलों की सूची तैयार करेंगे। इस दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त अभियान, खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। साथ ही 75 आंगनबाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण और 75 पर्यटन स्थलों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी हर रोज मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शहीदों के प्रति सम्मान जताना और समाज में सेवा भावना को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे करीब 1.20 लाख कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को हर महीने 900 से 1200 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इससे पहले जून में भी 1 जनवरी से 5% की बढ़ोतरी की गई थी। अब अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को 10 से 20% तक अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा। हरियाणा में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। अंबाला की टांगरी और यमुनानगर की सोम नदी ने तबाही मचा दी है। अंबाला की कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है, जिसके बाद लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गईं। टांगरी नदी के किनारे का तटबंध टूटने से हालात और बिगड़ गए हैं। वहीं सोम नदी का तटबंध टूटने से 300 एकड़ से ज्यादा खेत पानी में डूब गए। उधर हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। करीब 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले 2 दिन में दिल्ली तक पहुंच सकता है। कई जिलों में धान और गन्ने की फसल जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में कंट्रोल रूम और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में डेंगू से 1 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची मूल रूप से शामली की रहने वाली थी और पिछले 2 दिनों से निजी अस्पताल में भर्ती थी। हालत बिगड़ने पर उसे नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बच्ची की प्लेटलेट्स बेहद कम हो गई थीं और वह बेहोशी की हालत में थी। मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने शामली प्रशासन को अलर्ट कर दिया है और बच्ची के मोहल्ले में ब्लड स्लाइड बनाकर डेंगू के मरीजों की जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की हालत गंभीर थी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पानीपत में ट्रैक्टर चालक के अपहरण और हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसराना थाना पुलिस ने दूसरे आरोपी धर्मवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धर्मवीर ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने पहले से गिरफ्तार विकास उर्फ विक्कू के साथ मिलकर यह वारदात की थी। दरअसल शिकायतकर्ता अमित का कहना है कि विकास के भाई पर उनके पैसे बकाया थे। इसी पुराने वित्तीय विवाद के चलते आरोपी ने अमित के पिता सतीश का अपहरण कर मारपीट की। पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपियों पर शिकंजा कसा है और आगे की जांच जारी है।
फरीदाबाद में 7 महीने पहले हुई हत्या का खुलासा हो गया है। मामला शराब पीने के दौरान दोस्तों के बीच हुए झगड़े से जुड़ा है। 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही चौथे साथी दिनेश की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को ताजूपुर के जंगल में फेंक दिया था। शव की पहचान न हो सके, इसके लिए सिर भी कुचल दिया गया था। बाद में डीएनए टेस्ट के जरिए मृतक की पहचान की गई। क्राइम ब्रांच ने जांच करते हुए करीब 70 लोगों से पूछताछ की और आखिरकार आरोपियों तक पहुंच गई। हिरासत में लेने पर तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल 2 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फरीदाबाद जिले में अब बार बार होने वाली बिजली कटौती से लोगों को राहत मिलने वाली है। बिजली विभाग ने सभी ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। जिले में कुल 20,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर हैं, जिनमें से कई ओवरलोड हैं। इस वजह से अक्सर फ्यूज उड़ने और बिजली गुल होने की शिकायतें आती रहती हैं। बिजली मंत्री अनिल विज के आदेश पर विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोगों से अपील है कि वे अपना लोड स्वीकृत करवा लें। विभाग का दावा है कि ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ने के बाद जिले में बिजली आपूर्ति और सुचारू हो जाएगी, जिससे कटौती की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मर्जी के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान 1 एकड़ जमीन सरकार को देता है तो उसे उसी सेक्टर में 1200 गज का प्लॉट मिलेगा, जिसमें 1000 गज रिहायशी और 200 गज वाणिज्यिक जमीन शामिल होगी। सरकार नए सेक्टरों के विकास के लिए कई गांवों को चिन्हित कर रही है, लेकिन किसानों की सहमति अनिवार्य होगी। मंत्री ने साफ किया कि अब जबरन अधिग्रहण का जमाना खत्म हो चुका है। किसान चाहे तो अपनी जमीन ऑफर कर सकते हैं, वरना जमीन उनके पास सुरक्षित रहेगी। यह आश्वासन तिगाम विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ बैठक के दौरान दिया गया। फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। ओखला बैराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद बसंतपुर और आसपास के गांवों में खेतों और घरों में पानी भर गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी है। खासकर दत्सिया, लालपुर, अलीपुर और शाहजहांपुर जैसे गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थिति इसलिए और गंभीर हो गई है क्योंकि बसंतपुर की अवैध कॉलोनियों में पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासनिक टीमें लगातार हालात पर नजर रख रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। सिंचाई विभाग का कहना है कि जलस्तर बढ़ना चिंता की बात है, लेकिन स्थिति पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। हरियाणा के फतेहाबाद में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी पति बिरजू को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता रेखा ने बताया कि 15 अगस्त को खाना बनाते समय पति ने शराब के लिए पैसे मांगे। मना करने पर उसने लकड़ी के बिंडे से कई वार किए। गंभीर हालत में महिला को पहले फतेहाबाद अस्पताल और फिर अग्रोहा रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके शरीर पर 16 चोटें पाई। घटना के वक्त शोर सुनकर बेटा और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने उसे काबू कर लिया है और आगे की जांच जारी है। गुरुग्राम में 60 वर्षीय बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 महिलाओं ने पहले दोस्ती की और फिर उन्हें संबंध बनाने के लिए उकसाया। इसके बाद दुष्कर्म का आरोप लगाकर 10 लाख रुपए की मांग की गई। गिरोह में एक वकील भी शामिल था, जिसने रुपए न देने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। पीड़ित ने पूरे मामले की रिकॉर्डिंग कर सबूत जुटाए और पुलिस को सौंपे। जांच के बाद पुलिस ने वकील कुलदीप मलिक समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
गुरुग्राम एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा गैंग के इनामी शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। यह बदमाश महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला था और उस पर राजस्थान पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। बालियावास के पास एसटीएफ ने नाकेबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे दबोच लिया गया। बदमाश को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पकड़ा गया आरोपी कई सालों से रोहित गोदारा गैंग के लिए काम कर रहा था और राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस अब उससे उसके गैंग के नेटवर्क और साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद कैदियों के भविष्य को संवारने की बड़ी पहल की है। प्रदेश की 5 जेलों में अब बंदियों को 12 नए स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने का मौका मिलेगा। गुरुग्राम की भोंडसी जेल में तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 29 कैदियों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा प्लम्बर, वेल्डिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्स में भी बंदियों ने दाखिला लिया है। कारागार मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भोंडसी जेल का निरीक्षण किया और कहा कि सजा पूरी करने के बाद बंदियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना ही सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिए कि कैदियों द्वारा बनाए गए लकड़ी के सामान की कैटलॉग प्रकाशित कराई जाए, ताकि उनका हुनर बाहर की दुनिया तक पहुंच सके। हिसार के नारनौल स्थित डाटा स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। 23 वर्षीय महिला की मौत अत्यधिक रक्तस्राव से हुई। मृतका के पति ने अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समय रहते मरीज को रेफर नहीं किया गया, बल्कि बच्चेदानी पर कट लगाया गया, जिससे रक्तस्राव और बढ़ गया। स्थिति बिगड़ने के बाद महिला को देर रात अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हरियाणा के हिसार जिले के कुंभाखेड़ा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पिछले 30 दिनों से बिजली सप्लाई ठप है। यहां पढ़ने वाली करीब 75 छात्राएं अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्थिति इतनी खराब है कि स्कूल परिसर में सांप निकलने लगे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। गांव के सरपंच ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रावास की सुविधा भी अभी शुरू नहीं हो पाई है, जिसके कारण बच्चियां पूरी तरह स्कूल की सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही हैं। हालांकि बिजली निगम का कहना है कि रविवार से सप्लाई बहाल कर दी जाएगी और किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि मानसून से पहले नहरों और नालों की सफाई तक नहीं कराई गई, जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। सैलजा ने सिरसा और आसपास के प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ दावे कर रही है, जबकि राहत कार्यों में देरी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि किसानों और ग्रामीणों को किसी बड़ी अनहोनी से बचाया जा सके। सिरसा के ओढ़ा इलाके के गांव रोहिडाम वाली में बीती रात एक मकान की छत अचानक गिर गई। हादसे में एक महिला और उसकी 2 बेटियां मलबे में दब गईं। पड़ोसियों ने तुरंत तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बड़ी बेटी की मौत हो चुकी थी। महिला और दूसरी बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि छत काफी पुरानी थी और लगातार बारिश से कमजोर हो गई थी। इसी कारण यह हादसा हुआ। मृतका का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में कर दिया गया। यमुनानगर में एक युवक से विदेश भेजने का झांसा देकर 5 लाख रुपए ठग लिए गए।
पीड़ित करमचंद ने शिकायत में बताया कि सुमित वर्मा नाम के व्यक्ति ने खुद को विदेश भेजने वाला एजेंट बताया और 5 लाख रुपए व जरूरी दस्तावेज ले लिए, लेकिन न तो वीजा लगवाया गया और न ही विदेश भेजा गया। पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने धमकी देना शुरू कर दिया। थाना छप्पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। यमुनानगर के गांव फेरूवाला में शराब पीने के दौरान हुई लड़ाई ने खौफनाक रूप ले लिया। यहां 32 वर्षीय मनोज कुमार की 4 युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने गांव के ही सुमित, रजत, राकेश और निक्की पर केस दर्ज किया है। सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। परिजनों का आरोप है कि रंजिश के चलते मनोज की हत्या की गई। उसकी एक्टिवा और खून से सनी लाश रामखेड़ी अड्डा के पास खेतों में मिली। 5 से डंडे भी बरामद हुए हैं जिनसे वार किया गया था। डीएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम हो चुका है और आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। रोहतक जिले के खैडी गांव में अज्ञात चोर 16 भैंसें चोरी कर ले गए। इनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पशुपालकों ने मच्छरों से बचाने के लिए भैंसों को रात में तालाब में छोड़ा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि चोर रात करीब 1:19 पर भैंसों को दादरी जिले की ओर ले जा रहे थे। उनके पीछे एक गाड़ी और बाइक भी दिखाई दी। गांव वालों का कहना है कि पहले भी इलाके में भैंस चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक के पाड़ा मोहल्ला में 12 साल की बच्ची नैन्सी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया जिसमें आत्महत्या की ही पुष्टि हुई है। नैन्सी ने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और घर पर अपनी मां के साथ रहती थी। परिवार का कहना है कि वह इंस्टाग्राम काफी चलाती थी और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। घटना के समय नैन्सी की मां ड्यूटी से लौटी थी। छोटे बेटे ने कमरे की ओर बुलाया, जहां मां ने देखा कि नैन्सी फंदे से लटकी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी जिले में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। औसतन हर दिन 5 से 6 नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दौरान 1916 घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए हैं। सबसे ज्यादा मामले रेवाड़ी अर्बन इलाके में मिले हैं। इसके अलावा बावल, खोल और मीरपुर में भी मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक 115 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 34 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी की जान नहीं गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि घरों में साफ सफाई रखें, पानी जमा न होने दें और कूलर टंकियों की नियमित सफाई करें। अधिकारियों का कहना है कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर डेंगू से बचाव संभव है। नूंह के कोटा खंडेवला अरावली क्षेत्र में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। यह अजगर शुक्रवार रात एक फार्म हाउस में घुस आया और वहां पाली जा रही 7 मुर्गियों का शिकार कर लिया। सुबह कर्मचारियों ने अजगर को देखा तो तुरंत वन्य जीव विभाग को सूचना दी। टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर अरावली के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ दिया गया। वन विभाग ने बताया कि अजगर पूरी तरह स्वस्थ है और अक्सर भोजन की तलाश में जंगल से बाहर निकल आते हैं। लोगों से अपील की गई है कि ऐसे मामलों में घबराएं नहीं, तुरंत वन विभाग को सूचित करें। मेवात के पुन्हाना इलाके के 110 गांवों में पिछले 15 दिनों से पानी की आपूर्ति ठप है। वजह है यमुना नदी में आई बाढ़, जिसके चलते महोली गांव के पास बने बोर पानी में डूब गए हैं और कनेक्शन टूट गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अब टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। कई जगह महिलाओं को सिर पर पानी ढोना पड़ रहा है, जिससे उनकी दिनचर्या और जेब दोनों पर असर पड़ रहा है। बाढ़ से पहले महोली से रोजाना 20 MLD पानी की आपूर्ति होती थी,
लेकिन फिलहाल जल स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यमुना का जलस्तर कम होने तक सप्लाई बहाल नहीं हो पाएगी। तब तक लोगों को टैंकरों पर ही निर्भर रहना होगा। महेंद्रगढ़ जिले की 8 गौशालाओं को हरियाणा गौ सेवा आयोग की ओर से 1 करोड़ 16 लाख रुपए का अनुदान मिला है। यह राशि मंडी अटेली में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चेक के रूप में वितरित की गई। इस अनुदान से गौशालाओं में गोवंश की देखभाल, चारा पानी और शेड निर्माण की सुविधाएं बेहतर होंगी। गौशाला प्रबंधकों ने मंत्री आरती राव के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस सहयोग से पशुपालन और गौ संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता पर की गई टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम सैनी ने कहा कि बिहार की वही पवित्र धरा, जहां सीता माता का जन्म हुआ और भगवान बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया, वहीं ऐसी टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि भारत की तरक्की विपक्ष को रास नहीं आ रही, इसलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में स्वच्छता अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों को सबसे अधिक पुरस्कार देने वाला राज्य है और सरकार ने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के इनाम दिए हैं। करनाल में राज्य स्तरीय रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, अगर हुड्डा जी बेरोजगार हो गए हैं तो मैं उन्हें रोजगार दिलवाने को तैयार हूं। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था और घोटालों की बात करते हैं, लेकिन असल में उनके पास करने को कोई काम नहीं है। रोजगार मेले में उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा से युवाओं को सही तरीके से विदेश भेजा जा रहा है। अब तक 200 युवाओं को इजरायल भेजा जा चुका है और अमेरिका में 500 पशु चिकित्सकों की मांग भी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही है और युवाओं को मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। कैथल में युवती के अपहरण और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाश आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। हरियाणा एसडीओ की टीम ने मेरठ से दोनों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई तब हुई जब टीम सिविल ड्रेस में मेरठ कोर्ट के बाहर पहुंची। जैसे ही आरोपी बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वहां करीब 100 लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। एक बार तो बदमाश भीड़ की मदद से छूट गए, लेकिन एसडीओ ने पीछा कर दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों में सुखदेव उर्फ सुक्खा और मंजीत शामिल हैं, जिन पर हत्या और हथियारों के कई मामले दर्ज हैं। दोनों को कैथल लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सरकार ने साफ किया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कैथल के मालखेड़ी गांव के रहने वाले 28 साल के युवक विक्रम ने लाइव वीडियो बनाकर जहरीला पदार्थ पी लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक ने मरने से पहले 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों पर ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विक्रम 2 बच्चों का पिता था और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। परिवार का कहना है कि वह पिछले 1 महीने से डिप्रेशन में था और लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान था। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जींद में हुए ऋषि लोहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी रोहित को सीआईए ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जब वह विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। बता दें कि ऋषि लोहान की हत्या 6 जुलाई को जींद रोहतक नेशनल हाईवे पर की गई थी। इस दौरान उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। ऋषि के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे।
इस केस में पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को पकड़ चुकी है। अब मुख्य आरोपी रोहित से पूछताछ की जा रही है, जिससे हत्याकांड की साजिश और बाकी आरोपियों से जुड़े राज खुलने की उम्मीद है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना, घग्गर और मारकंडा समेत कई नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। मौसम विभाग ने 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और हिसार, फतेहाबाद, कैथल और सिरसा में येलो अलर्ट घोषित किया है। हालात को देखते हुए सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सभी को मुख्यालय पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश और जलभराव से करीब 40,000 किसानों की 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें प्रभावित हुई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सभी अधिकारी राहत व बचाव कार्य के लिए चौकन्ने हैं। पंचकूला में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने घोषणा की है कि 2 सितंबर को जिले के 4 ब्लॉकों मोरनी, बरवाला, पिंजौर और रायपुर रानी के कई स्कूल बंद रहेंगे। मोरनी ब्लॉक के सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि बरवाला, पिंजौर और रायपुर रानी ब्लॉक में चुनिंदा सरकारी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि यह फैसला छात्रों की सुरक्षा और खराब मौसम के मद्देनजर लिया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं की संख्या जुलाई महीने में बढ़कर 1,85,267 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा फायदा जींद जिले के युवाओं को मिला, जहां करीब 25,000 युवाओं को भत्ता दिया गया। वहीं सबसे कम संख्या फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में रही। योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को 1,200 रुपए, स्नातक को 2,000 रुपए और परास्नातक को 3,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह योजना युवाओं तक तेजी से पहुंच रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि युवाओं को रोजगार नहीं, सिर्फ भत्ते का लालच दिया जा रहा है। कालका शिमला रेल मार्ग पर भारी बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे विभाग ने 5 सितंबर तक सभी टॉय ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। पहले सिर्फ सोमवार के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया था, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते यह रोक बढ़ा दी गई। कई जगहों पर ट्रैक पर मलबा गिरा, जिसकी वजह से सुबह रवाना हुई एक टॉय ट्रेन को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। रेलवे कर्मचारी मलबा हटाने में जुटे हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण राहत कार्य भी धीमे पड़ रहे हैं। यात्रियों को फिलहाल टिकट का रिफंड दिया जा रहा है। रेलवे विभाग का कहना है कि हालात सुधरने के बाद ही ट्रेनों को दोबारा शुरू किया जाएगा। अंबाला के ठोल गांव में रविवार रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। जींद से पंचकूला जा रही हरियाणा रोडवेज की बस ओवरटेक करने की कोशिश में अनियंत्रित होकर खदान में पलट गई। इस हादसे में करीब 15 यात्री घायल हो गए। अचानक हुए हादसे से बस में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। घायलों को अंबाला के ट्रॉमा सेंटर और नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल राहत की बात यह है कि सभी यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हरियाणा के पानीपत की इंदिरा विहार कॉलोनी में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार उसका 5 साल पहले निकाह हुआ था, लेकिन मां न बन पाने की वजह से पति ने उसे तलाक दे दिया था। तलाक के बाद से ही युवती मानसिक रूप से परेशान रहती थी और दूसरा निकाह करने से भी इनकार कर दिया था। परिजनों का कहना है कि वह लंबे समय से अवसाद में थी। शनिवार रात पड़ोसियों ने उसे फंदे पर लटकता देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा के पानीपत जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 15 साल की किशोरी 15 दिन पहले अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने पड़ोस के युवक अजय पर लड़की के गायब होने का शक जताया। पुलिस जांच में किशोरी की लोकेशन सफीदो मिली, जहां परिचित के घर से उसे बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अजय ने किशोरी को रेलवे स्टेशन से बहला फुसलाकर अपने साथ सफीदो ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी श्रीनिवास के मुताबिक किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है और आरोपी को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी चिंता है। हरियाणा के ढिगावा मंडी क्षेत्र की अध्यापिका मनीषा की रहस्यमयी मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस केस को सीबीआई को सौंपने की घोषणा की थी। परिजनों का कहना है कि सीबीआई अधिकारी ने उनसे संपर्क किया है और जल्द ही जांच शुरू होगी। बता दें, मनीषा 11 अगस्त को घर से स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को उनका शव बरामद हुआ और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। इस दौरान मनीषा के शव का 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, भिवानी, रोहतक और दिल्ली एम्स में। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ भी की है। अब सीबीआई नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर सकती है और केस की तह तक जाएगी। फरीदाबाद के किड़ावली गांव में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गईं। दिल्ली से आए दोस्तों का एक ग्रुप यमुना किनारे बर्थडे मनाने पहुंचा था। इसी दौरान पैर फिसलने से आयुष और धर्मेंद्र नाम के 2 युवक नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि यह सभी दोस्त जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे। केक काटने के बाद आयुष और धर्मेंद्र नहाने के लिए नदी किनारे गए, लेकिन पानी के तेज बहाव में बह गए। बाकी दोस्त कुछ नहीं कर पाए। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और दोनों युवकों की तलाश जारी है। इस बीच यमुना का जलस्तर बढ़ने का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। फरीदाबाद में अगले 48 घंटों में बाढ़ आने का खतरा है। हथनीकुंड बैराज से 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने यमुना किनारे के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों और सहायता शिविरों में जाने की अपील की है। हालात को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए निचले इलाकों में बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं और सड़कों व बांधों को मजबूत करने का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि हालात पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। फतेहाबाद के जाखल इलाके में एक कार पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 20 वर्षीय युवक अमन की डूबने से मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 महिलाओं और एक बच्चे की जान पुलिस ने बचा ली। जानकारी के मुताबिक बारिश से सड़क पर पानी भरा था। सामने से आती गाड़ी के छींटे शीशे पर पड़ने से अमन का संतुलन बिगड़ गया और कार गहरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में परिवार का पालतू कुत्ता भी डूबकर मर गया। मौके पर मौजूद पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमन के पिता, मां, भाभी और भतीजी को पानी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अमन ड्राइविंग सीट पर फंसा रह गया और उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
गुरुग्राम में भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है और भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। डीसी अजय कुमार ने सभी कॉरपोरेट और निजी दफ्तरों से कहा है कि कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी जाए। वहीं सुरक्षा को देखते हुए सभी स्कूलों को 2 सितंबर को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक व बारिश से होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए उठाया गया है। गुरुग्राम में लगातार 3 घंटे की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर से लेकर सिरहोल बॉर्डर तक करीब 20 किलोमीटर लंबा महाजाम लग गया। रामपुर, नौरंगपुर और नरसिंहपुर इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित है। इफ्को चौक फ्लाईओवर पर भी वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वजीराबाद इलाके में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई कॉलोनियों और बाजारों में जलभराव हो गया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे और ट्रैफिक विभाग को भारी मशक्कत करनी पड़ी। उधर नोएडा में भी हालात बिगड़े। ऑफिस आवर्स के दौरान सेक्टर 16A से ग्रेटर नोएडा जाने वाले मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बारिश के चलते लोगों को वैकल्पिक रास्तों की सलाह दी जा रही है। दिल्ली, NCR और हरियाणा में मानसून फिलहाल पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के पहले हफ्ते तक लगातार बारिश होती रहेगी। नारनौल में 17.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसून की गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने, पेड़ों के नीचे शरण न लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्लग से निकालने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 सितंबर तक पूरे NCR और हरियाणा पर मानसून का असर साफ दिखेगा। नूंह जिले के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोपित अभी तक खुलेआम घूम रहा है। आरोप है कि आरोपी दबंग परिवार से ताल्लुक रखता है और इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही। पीड़िता ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह करने को मजबूर होगी। परिवार का कहना है कि घटना 24 अगस्त को हुई थी और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसके बावजूद 4 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं महिला जांच अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला थाना क्षेत्र के एक गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छात्रा पड़ोस की दुकान पर सामान लेने गई थी, जहां गांव का ही युवक मिला। आरोपी युवक ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब बच्ची ने घर लौटकर परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और सभी पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पूरी घटना ने इलाके में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। सोनीपत नगर निगम में सफाई का ठेका खत्म होने से कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। सोमवार को सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि ठेका बढ़ाया जाए और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। नई नौकरी सुरक्षा नीति के तहत बहुत कम कर्मचारियों को पात्र माना जा रहा है, जिससे उनमें नाराजगी है। यूनियन का कहना है कि अगर जल्द स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। फिलहाल हड़ताल के पहले दिन शहर की सफाई व्यवस्था थोड़ी प्रभावित हुई, लेकिन अगर हड़ताल लंबी चली तो संकट और गहराने की आशंका है।
सिरसा के बनवाला गांव में 28 साल के युवक पवन कुमार की सांप के काटने से मौत हो गई। खेत में काम करते समय सांप ने उसे काटा था, लेकिन पवन ने परिवार को बताए बिना झाड़फूंक से इलाज कराना शुरू कर दिया। लगातार हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि सांप काटने की स्थिति में तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, वरना जान का खतरा बढ़ जाता है। यमुनानगर में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नदी का बहाव 3,29,000 क्यूसेक से ऊपर चला गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग ने फ्लड घोषित कर अलर्ट जारी कर दिया। तटबंध टूटने से यमुनानगर के 10 गांवों में पानी भर गया है। करीब 50 गांवों की 50,000 एकड़ फसल डूब गई है। वहीं कई जगह सुरक्षा दीवारों में दरारें आने से खतरा और बढ़ गया है। यमुनानगर, करनाल और पानीपत में हजारों एकड़ फसल प्रभावित हुई है और कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन अगले 48 घंटे में यह पानी दिल्ली तक पहुंच सकता है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। पंचकूला उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस रिटेल के स्मार्ट पॉइंट स्टोर पर बड़ा जुर्माना लगाया है। दरअसल एक ग्राहक ने 500 ग्राम का बादाम पैकेट खरीदा, लेकिन उसमें वजन सिर्फ 350 ग्राम ही निकला। शिकायत करने पर कर्मचारियों ने न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि मजाक भी उड़ाया। करीब 3 साल तक चली सुनवाई के बाद फोरम ने स्टोर पर 1,10,500 रुपए का जुर्माना ठोका है। स्टोर को निर्देश दिया गया है कि आगे से पैक्ड और अनपैक्ड सामान का बिलिंग से पहले वजन जरूर किया जाए। ग्राहक को मानसिक कष्ट और मुकदमेबाजी खर्च के लिए भी 10,000 रुपए से ज्यादा की राशि देने का आदेश दिया गया है। फोरम ने साफ कहा है कि ग्राहकों को गुमराह करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचकूला की अदालत ने 2020 में हुई नाबालिग छात्रा आत्महत्या मामले में आरोपी देशराज को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल की कठोर कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 17 वर्षीय छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में आरोपी पर दुष्कर्म और लगातार धमकाने के आरोप लगाए थे। अदालत ने माना कि आरोपी के शोषण और धमकियों ने नाबालिग को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। करीब 4 साल चली इस सुनवाई के दौरान कई गवाहों और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। अदालत ने साफ कहा कि नाबालिग के साथ विश्वासघात और उसे आत्महत्या तक ले जाना बेहद गंभीर अपराध है। ये फैसला समाज के लिए एक सख्त संदेश है कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पड़ोसी राज्यों पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दोनों राज्यों को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार इस मुश्किल समय में पूरी तरह साथ खड़ी है और जरूरत पड़ने पर राहत सामग्री भी भेजी जाएगी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर भरोसा दिलाया है कि हरियाणा की जनता उनकी पीड़ा में साझेदार है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भेजी गई ये मदद राहत और बचाव कार्यों में सहायक होगी। सैनी ने कहा कि हम सब मिलकर इस आपदा से बाहर निकलेंगे और हरियाणा आगे भी हर संभव सहयोग करेगा। हरियाणा ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर सरकार से बड़ी मांग उठाई है। संघ के अध्यक्ष कैप्टन जसविंद्र मीनू बेनीवाल ने कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन से मुलाकात कर खेल कोटे में भर्ती के दौरान खिलाड़ियों को आयु सीमा में छूट देने का अनुरोध किया है। ओलंपिक संघ का कहना है कि रिक्त पदों को लंबे समय से भरा नहीं गया, जिससे कई खिलाड़ी ऊपरी आयु सीमा पार कर रहे हैं और सरकारी नौकरी से वंचित हो रहे हैं। संघ ने ये भी सिफारिश की है कि पैरा खिलाड़ियों को भी खेल कोटे में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा पुलिस सब इंस्पेक्टर शारीरिक शिक्षा, शिक्षक और कोचिंग पदों पर भर्ती को प्राथमिकता देने की मांग की गई है।
ओलंपिक संघ का कहना है कि इन कदमों से खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें सरकारी सेवाओं में बराबरी का अवसर मिलेगा। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने सेक्टर -65 क्राइम ब्रांच के 3 पुलिसकर्मियों को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने चोरी का माल खरीदने के आरोप में पकड़े गए कबाड़ा गोदाम मालिक को छोड़ने के बदले पैसे मांगे थे। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही 25,000 रुपए दिए गए, तीनों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एक एएसआई और 2 हवलदार शामिल हैं। सभी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा में बारिश के दौरान बिजली हादसे लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं। गुरुग्राम के महावीरपुर में 19 साल के युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वो सड़क किनारे जा रहा था, तभी दुकान के बाहर लगे बल्ब होल्डर से ग्रिल में करंट उतर आया। इसी तरह हिसार के मिर्जापुर रोड पर 11,000 केवी हाई टेंशन तार टूटने से बाइक सवार चाचा भतीजा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं सिरसा में भी बारिश के दौरान करंट से 3 युवकों की मौत की खबर है। लगातार हो रहे इन हादसों ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बारिश के मौसम में बिजली विभाग कितनी तैयार है। फिलहाल पुलिस ने मामलों को हादसा मानते हुए जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या को देखते हुए एक अहम कदम उठाया है। निगम अगले 1 साल में 24,000 कुत्तों का टीकाकरण और बंध्याकरण करने जा रहा है। इसके लिए 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिन्हें हर महीने 2,000 कुत्तों का टीकाकरण और बंध्याकरण करना होगा। ये काम 3 साल तक चलेगा और इस दौरान कुल 72,000 कुत्तों का इलाज होगा। गुरुग्राम में फिलहाल 50,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और हर महीने करीब 2,500 से 3,000 लोग इनके काटने से घायल होते हैं। निगम को उम्मीद है कि इस अभियान से लोगों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कदम और भी अहम माना जा रहा है। अक्टूबर से एजेंसियां काम शुरू कर देंगी। हरियाणा के कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सिरसा में घग्गर नदी खतरे के निशान से 8,000 क्यूसेक ऊपर बह रही है, जिससे हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई और कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यमुना नदी भी उफान पर है, तटबंधों पर लोग डेरा डाले हुए हैं। हिसार में घग्गर ड्रेन 2 जगह टूट गई, जिससे गांवों में पानी घुस गया और लोगों को पलायन करना पड़ा। कई खेतों में खड़ी फसल भी तबाह हो गई है। इधर हिसार और बरवाला के स्वास्थ्य केंद्रों में जलभराव हो गया, जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। वहीं 20 से ज्यादा गांवों में बिजली गुल है और ग्रामीण अंधेरे में परेशान हैं। प्रशासन का कहना है कि राहत बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में स्नेकमैन सतीश फपड़ाना ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारत में हर साल करीब 58,000 लोगों की मौत सांप के काटने से होती है, लेकिन अगर समय पर इलाज मिल जाए तो इनमें से 98% जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। उन्होंने साफ कहा कि झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े, बल्कि तुरंत अस्पताल पहुंचें और एंटी स्नेक वेनम लगवाएं। सतीश फपड़ाना ने जानकारी दी कि देश में 272 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर जहरीले नहीं होते। उन्होंने लोगों को घर में सांप घुसने की स्थिति और काटने पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में प्रोफेसरों ने कहा कि इस तरह की जागरूकता मुहिम बेहद जरूरी है, ताकि अनजाने में कीमती जाने न जाए। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू करने, खाद वितरण पोर्टल बंद करने और फिजी वायरस से प्रभावित फसलों के लिए मुआवजे की मांग रखी। किसानों ने करीब 2 घंटे तक सड़क पर डटे रहकर विरोध जताया और आखिरकार उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया कि 9 सितंबर को उनकी सरकार से बातचीत होगी। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, जबकि बारिश और फिजी वायरस से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। साथ ही पराली प्रबंधन की राशि 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने और मंडियों में कंप्यूटर कांटे लगाने की भी मांग उठाई गई है। भारत में चिप युग का आगाज हो गया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 के मौके पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में बनी पहली चिप विक्रम 32 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। अब भारत में चिप का कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा, जिसका इस्तेमाल कार, फ्रिज और टीवी जैसे उपकरणों में किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसे डिजिटल हीरा बताते हुए कहा कि पहले दुनिया का भाग्य तेल से तय होता, अब चिप से होगा। गुजरात के सानंद में बनी विक्रम 32 चिप का इस्तेमाल रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी किया जाएगा। इस समय देश में 10 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनमें 1.6 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। सेमिकॉन इंडिया में 48 देशों की 350 कंपनियों ने भाग लिया और भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में निवेश की इच्छा जताई। पीएम मोदी ने कहा, भारत अब एक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।
सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा के यमुनानगर से लेकर कुरुक्षेत्र तक बाढ़ का तांडव जारी है। इस बीच हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी HSDRF ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला। कुरुक्षेत्र में 125 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। वहीं यमुनानगर के कमलपुर टापू गांव में SDRF टीम ने नदी का कटाव रोककर बड़ा नुकसान होने से टाल दिया। फरीदाबाद, झज्जर, अंबाला और बहादुरगढ़ जैसे जिलों में भी राहत और बचाव अभियान चलाए गए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही भोजन, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था की गई। बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देते हुए SDRF ने साहस और टीम वर्क का परिचय दिया। सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जनहानि टल गई। लोगों में SDRF की त्वरित कार्रवाई से भरोसा और राहत की भावना है। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने पंजाब और हरियाणा सरकारों पर सवाल खड़े किए हैं। अरोड़ा का कहना है कि हरियाणा के लोग तो बाढ़ प्रभावित पंजाब की हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अरोड़ा ने मांग की है कि हरियाणा सरकार फसल नुकसान की विशेष गिरदावरी कराए और किसानों को 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे। साथ ही जानमाल के नुकसान की भरपाई के लिए भी विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मानसून से पहले सरकार ने बैठकों तो जरूर की, लेकिन जमीनी तैयारी नहीं की। इसी वजह से फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सतलोक आश्रम के विवादित प्रमुख रामपाल को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है। 2014 में आश्रम में हुई कई मौतों के मामले में रामपाल को जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। रामपाल पिछले 10 साल से जेल में बंद है। हालांकि देशद्रोह के मामले में ट्रायल अभी भी चल रहा है, इसलिए फिलहाल उसे जेल से बाहर आने के लिए इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भी हाई कोर्ट ने आश्रम में एक महिला की मौत के मामले में रामपाल की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाई थी। अब तक हत्या के 2 मामलों में ट्रायल कोर्ट की सजा हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी है। इस तरह रामपाल को एक के बाद एक बड़ी कानूनी राहत मिल रही है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर RPF ने ट्रेन से एक नाबालिग लड़की को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। लड़की बिना टिकट यात्रा कर रही थी और पूछताछ में पता चला कि वह घर से भागी थी और दिल्ली जाना चाहती थी। RPF ने तुरंत मामले की जानकारी जिला युवा विकास संगठन को दी। संगठन की टीम ने लड़की का मेडिकल कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक लड़की मूल रूप से बिहार के भागलपुर की रहने वाली है और इस समय लुधियाना में रहती थी। परिवार से संपर्क भी किया गया है। यह कार्रवाई RPF के ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत की गई, जिसका मकसद नाबालिग बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 25 सितंबर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 18 अक्टूबर तक चलेंगी। बोर्ड ने परीक्षा का पूरा कार्यक्रम अपनी आधिकारिक वेबसाइट bsch.org.in पर जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षाएं 3 अक्टूबर तक होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 18 अक्टूबर तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। छात्रों को सलाह है कि वे समय पर अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। बोर्ड का कहना है कि परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और छात्रों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के कलिंगा गांव में अल सुबह बड़ा हादसा हुआ। एक जर्जर मकान की छत गिरने से सोते हुए मजदूर परिवार पर मलबा आ गिरा। इस हादसे में परिवार की 3 बच्चियों की दबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान 15 वर्षीय अंशिका, 9 वर्षीय दिशा और 7 वर्षीय भारती के रूप में हुई है। वहीं माता पिता और 5 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रोहतक PGI में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मकान की हालत काफी खराब थी और लगातार बारिश के कारण इसके गिरने का खतरा बढ़ गया था। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है और ग्रामीणों ने सरकार से आर्थिक मदद और इलाज का पूरा खर्च उठाने की मांग की है।
यमुना में आई बाढ़ से प्रभावित राजपुर खादर के ग्रामीण प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो गए। पलवल प्रशासन के कहने पर ग्रामीण अपने बच्चों और पशुओं को लेकर मोहना अनाज मंडी पहुंचे, लेकिन वहां न तो खाने पीने का इंतजाम था, न ही बच्चों के लिए दूध और न ही पशुओं के लिए चारा। ग्रामीणों का आरोप है कि शाम तक उन्हें किसी ने भोजन तक नहीं दिया। कई लोग भूखे प्यासे बैठे रहे और बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया। फरीदाबाद प्रशासन ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि पलवल के उपायुक्त का कहना है कि मंडी में भोजन और चारे की पूरी व्यवस्था कराई गई है और अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, लेकिन हकीकत में पीड़ित परिवार भूखे और परेशान नजर आए। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद इंडिया पोस्ट ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस फैसले का असर सीधे गुरुग्राम पर पड़ा है, जहां से रोजाना करीब 100 पार्सल अमेरिका भेजे जाते थे। इन पार्सलों में दवाइयाँ, किताबें, कपड़े और अन्य जरूरी सामान शामिल होता था। रोक लगने से अब न सिर्फ लोगों को परेशानी होगी, बल्कि डाक विभाग को भी करीब 2 लाख रुपए का रोजाना नुकसान होगा। डाक अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के नए कस्टम नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण यह कदम उठाया गया है। फिलहाल जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी लेकिन पार्सल भेजा नहीं जा सका, उन्हें पोस्टेज का रिफंड मिलेगा। सेवा कब तक बहाल होगी, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। हरियाणा में भिवानी और महेंद्रगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से MBBS की पढ़ाई शुरू होगी। दोनों कॉलेजों को 100 से 100 सीटों की मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के प्रयासों से यह संभव हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर इन कॉलेजों के लिए MBBS सीटें मांगी थीं। सिर्फ 13 दिन में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से अनुमति मिल गई। इस फैसले से नीट में पास हुए हरियाणा के छात्रों को अब राज्य में ही पढ़ाई का मौका मिलेगा। साथ ही नए कॉलेज खुलने से आसपास के इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का कहना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है, ताकि लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। हरियाणा में बिजली की दरें बढ़ने के बाद अब उपभोक्ताओं को एक और मार पड़ी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सिक्योरिटी राशि पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी है। पहले जहां उपभोक्ताओं को 6.75% की दर से ब्याज मिल रहा था, वहीं अब यह घटकर 6.50% कर दिया गया है। यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए लागू होगा। निगम ने आदेश जारी कर कहा है कि ब्याज राशि का समायोजन उपभोक्ता के पहले बिल में किया जाएगा। अगर इसमें देरी हुई तो उपभोक्ताओं को 18% ब्याज देना पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि यह फैसला बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डालेगा। करनाल के अशोक नगर निवासी 35 वर्षीय शम्मी को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर 2 महिलाओं से दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपित कैलिफोर्निया के सांता रोजा में एक स्टोर में काम करता था। वहीं आने वाली महिलाओं से दोस्ती कर वह उन्हें अपनी कार में ले जाता और दुष्कर्म करता था। पुलिस ने बताया कि जनवरी और फरवरी में पीड़िताओं की शिकायत के बाद यह मामला सामने आया। गिरफ्तारी के बाद आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। सांता रोजा पुलिस ने आरोपी की तस्वीर और जानकारी भी सार्वजनिक की है, ताकि अन्य महिलाएं सावधान रहें और कोई और पीड़िता सामने आ सके। जानकारी के अनुसार शम्मी 2022 में अमेरिका गया था और वहीं उसकी शादी हुई थी। उसकी एक बेटी भी है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। करनाल के ब्रास गांव से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहां श्मशान घाट पर शेड न होने की वजह से ग्रामीणों को बारिश में तिरपाल पकड़कर अंतिम संस्कार करना पड़ा। मामले की जानकारी मिलते ही बीडीपीओ ने सरपंच को फटकार लगाई और जल्द शेड निर्माण का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों की ग्रांट जारी होने के बावजूद श्मशान घाट में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। लोगों का आरोप है कि पंचायत ने सालों से श्मशान घाट की अनदेखी की है। अब प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द शेड, कमरा और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
महेंद्रगढ़ में किसानों को डीएपी खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। बारिश के बावजूद किसान लाइन में लगे रहे, जबकि उनकी बाजरा और कपास की फसलें पहले ही खराब हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि सरसों की बिजाई के लिए अभी समय है, लेकिन समय पर खाद न मिलने से उन्हें दिक्कत झेलनी पड़ रही है। कई किसानों ने शिकायत की कि पिछले 3 साल से जरूरत के वक्त उन्हें लाइन में लगना पड़ता है, चाहे डीएपी हो या यूरिया। फिर अधिकारियों का कहना है कि अभी 300 बैग डीएपी किसानों को बांटे गए हैं, लेकिन 30,000 बैग की मांग सरकार तक भेज दी गई है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही पर्याप्त खाद उपलब्ध हो सके, ताकि रबी सीजन की तैयारी प्रभावित न हो। रेवाड़ी जिला उपभोक्ता आयोग ने 2023 के झूला हादसे में मृतक महिला के परिवार को 24 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसे में महिला की मौत हुई थी, जबकि उनकी बच्ची और भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। आयोग ने घायल बच्ची के परिवार को 2.75 लाख रुपए और शिकायतकर्ता को 1.12 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया है। ये हादसा बावल रोड स्थित हुडा मैदान में लगे मेले के दौरान हुआ था, जब करीब 40 फीट ऊंचाई से झूले की ट्रॉली गिर गई थी। जांच में मेला आयोजकों को दोषी पाया गया। आयोग ने साफ कहा है कि मुआवजा मृतक के वारिसों में बांटा जाएगा और नाबालिग बच्चों का हिस्सा बैंक खातों में एफडी के रूप में जमा होगा। इस फैसले को पीड़ित परिवार को बड़ी राहत माना जा रहा है। रोहतक की फैमिली कोर्ट ने नेवी के एक जवान को आदेश दिया है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को 30 लाख रुपए आजीवन भत्ते के रूप में दे। महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज की मांग और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। इसके बाद उसने तलाक और भरण पोषण का मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए एक मिसाल है। महिला के वकील ने भी इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जिला स्तर पर इतनी बड़ी राशि का एकमुश्त भत्ता देने का फैसला बेहद दुर्लभ है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जीएसटी दरों में कमी और स्लैब बदलाव के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम से विकास के पहिए को रॉकेट की स्पीड से गति दी है। अनिल विज के मुताबिक दरें घटने से खरीदारी बढ़ेगी, मांग में इजाफा होगा और कारखाने खुलेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने इसे सभी वर्गों के लिए फायदेमंद कदम बताया। विज ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि जीएसटी सुधार से आर्थिक विकास, निवेश और मांग में तेजी आएगी और देश की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति मिलेगी। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। 11 जिलों के 1932 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिससे लोगों का आपसी संपर्क टूट गया है। जलभराव के चलते अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 4.25 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल और मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार जिलों से रिपोर्ट ले रहे हैं। सरकार ने किसानों से 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की रिपोर्ट भेजने को कहा है। इसके बाद मुआवजे का वितरण जल्द शुरू किया जाएगा। बाढ़ के कारण कई जिलों में खेल प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं, जबकि हिसार, सिरसा और पंचकूला में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नदियों के उफान से हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हरियाणा सरकार ने नए वन्य जीव संरक्षण नियम 2025 लागू कर दिए हैं। अब राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में प्रवेश, फोटोग्राफी, फिल्मांकन और शोध जैसी गतिविधियां सख्त नियमों और अनुमति के तहत होंगी।
गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में भारतीय पर्यटकों को 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 200 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं कलेसर नेशनल पार्क में सफारी वाहनों पर 100 रुपए का प्रवेश शुल्क तय किया गया है। फोटोग्राफी और फिल्मांकन पर भी अब अलग शुल्क लागू होगा, जबकि शोध करने के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी। साथ ही वन्य जीव उत्पादों के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि इन नियमों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। पानीपत के दीवाना स्टेशन के पास बड़ा हादसा टल गया। बीबीएमबी का हाई टेंशन तार रेलवे लाइन पर गिरने से वंदे भारत एक्सप्रेस को करीब 2 घंटे ट्रैक पर रोकना पड़ा। इस दौरान शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली इंटरसिटी और अमृतसर इंटरसिटी समेत कई ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया। कुछ ट्रेनों को 3.5 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। अचानक हुए इस घटनाक्रम से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टेशन पर भीड़ और अव्यवस्था का माहौल बन गया। रेलवे टीम ने मौके पर पहुंचकर तार को हटाया और करीब 2.25 घंटे बाद ट्रैक को चालू किया। अधिकारियों का कहना है कि तुरंत कार्रवाई कर हालात को नियंत्रण में लाया गया। भिवानी जिले के कलिंगा गांव में बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। मजदूर ओमपाल का मकान जर्जर हालत में था। लगातार बारिश से दीवार और छत गिर गई। हादसे में ओमपाल, उसकी पत्नी और बच्चे मलबे के नीचे दब गए। परिवार पूरी रात मलबे में तड़पता रहा, लेकिन मदद सुबह ही मिल पाई। बचाव कार्य में देर होने और समय पर इलाज न मिलने की वजह से ओमपाल की 3 बेटियां अंशिका, दिशा और भारती ने दम तोड़ दिया। गांव में गमगीन माहौल है। तीनों बेटियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में जर्जर मकानों और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फरीदाबाद नगर निगम ने प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ियों को सुधारने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब इसके लिए विशेष चेकर नियुक्त किए गए हैं, जो मोबाइल नंबर और पते जैसी गलतियों को तेजी से ठीक करेंगे। पहले यह काम जेडटीओ के पास था, लेकिन उनके पास अन्य जिम्मेदारियां होने से सुधार का काम धीमा चल रहा था। नतीजतन अब तक केवल 50% प्रॉपर्टी आईडी ही दुरुस्त हो पाई हैं। लोगों को राहत देने के लिए निगम 6 से 27 सितंबर तक शहर के अलग अलग इलाकों में कैंप लगाएगा। इन कैंपों में प्रॉपर्टी आईडी सत्यापन के साथ साथ लाल डोरा सर्टिफिकेट, पानी और सीवर बिल की रिकवरी भी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि टैक्स रिकवरी की गति भी तेज होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के विपरीत फरीदाबाद पुलिस ने दावा किया है कि शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित है। पुलिस के मुताबिक हॉटस्पॉट और हॉट रूट की संख्या में कमी आई है। पिछले साल जहां 300 हॉटस्पॉट और 154 हॉट रूट थे, वहीं इस साल घटकर 136 और 90 रह गए हैं। आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म और पोस्को के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस ने 10,000 महिलाओं से फीडबैक लिया और कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए। दुर्गा शक्ति टीम ने जनवरी से अगस्त तक 400 महिलाओं को रात में सुरक्षित घर पहुंचाया, जबकि 7,000 महिलाओं ने ट्रिप मॉनिटरिंग ऐप का इस्तेमाल किया है। पुलिस का कहना है कि गश्त, सीसीटीवी और सुरक्षा टीम की सक्रियता से हालात बेहतर हुए हैं। हालांकि समाज सेवियों का मानना है कि जमीनी स्तर पर अभी और काम करने की जरूरत है। INT सोहना में एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। जापान की ATL कंपनी ने करीब 3,000 करोड़ रुपए के निवेश से इस यूनिट की स्थापना की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीति की सराहना की। इस परियोजना से सीधे तौर पर 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। माना जा रहा है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी यह यूनिट हरियाणा को औद्योगिक क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल सहयोग का प्रतीक भी बनेगी। पटौदी में देह व्यापार के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसके परिजनों ने हमला कर दिया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी की वर्दी तक फाड़ दी गई। दरअसल रेवाड़ी में 18 जून को देह व्यापार का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें जितेंद्र नाम का युवक आरोपी है।
पुलिस जब उसे पकड़ने उसके घर पहुंची, तो उसके परिवार वालों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। महिला थाना प्रभारी सीमा कुमारी के मुताबिक आरोपी के भाई मोनू ने शराब पी रखी थी और उसने धक्का मुक्की के साथ वर्दी भी फाड़ दी। बीच बचाव करने आए एक अन्य पुलिसकर्मी को भी चोट लगी। पुलिस ने तीनों आरोपी की मां, भाई और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। गुरुग्राम में 30 दिन की एक नवजात बच्ची के पेट से जुड़वा परजीवी भ्रूण निकले हैं। फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को पेट में सूजन और दूध पीने में कठिनाई हो रही थी। जांच के बाद पता चला कि उसके पेट में 2 विकृत भ्रूण पल रहे हैं। डॉक्टरों ने सर्जरी कर दोनों भ्रूणों को निकाल दिया और अब नवजात पूरी तरह स्वस्थ है। यह स्थिति बेहद दुर्लभ होती है और दुनिया भर में 5 लाख नवजातों में से सिर्फ एक में देखने को मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भावस्था के शुरुआती दौर में एक भ्रूण दूसरे भ्रूण को अपने शरीर में समा लेता है। ऐसे मामले अब तक दुनिया में 300 से भी कम सामने आए हैं। गुरुग्राम का यह केस मेडिकल जगत के लिए एक मिसाल बन गया है। हिसार में मिर्जापुर रोड पर 11 kV हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। बिजली निगम ने लापरवाही बरतने वाले जेई समेत कुल 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तार पुराना था और उसमें कई जगह कट लगे थे। घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो पूरी रिपोर्ट निगम को सौंपेगी। साथ ही हिसार सर्कल में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संवेदनशील तारों और खंभों की समय पर मरम्मत हो सके। सरकार ने साफ किया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के जींद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने एक पादरी को धमकाया और धर्म परिवर्तन न करने की चेतावनी दी। शिकायतकर्ता कर्मवीर का कहना है कि 27 अगस्त को उसके घर प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी बजरंग दल के प्रदेशाध्यक्ष हरीश रामकली और विहिप के जिलाध्यक्ष सुशील सिंगला समेत 7 लोग पहुंचे और उन्हें धमकाने लगे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बजरंग दल और विहिप नेताओं का कहना है कि उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि शिकायतकर्ता खुद मतांतरण करवा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। करनाल के गांव झंझाड़ी के पास जीटी रोड पर शराब के ठेके पर मंगलवार रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 2 नकाबपोश बदमाश पैदल आए और आते ही ठेके पर 5 से 6 राउंड गोलियां दाग दी। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ठेके के शीशे चकनाचूर हो गए। फायरिंग के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस और सीआईए टीम मौके पर पहुंची। गोलियों के खोल बरामद किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला रंगदारी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक बदमाशों की तरफ से कोई मांग सामने नहीं आई है। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बाढ़ के चलते रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। अगले 1 महीने तक 68 ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। इसमें जम्मू मेल, वंदे भारत एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। स्टेशन पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफर की इजाजत नहीं मिल पा रही। हालांकि राहत की बात यह है कि रेलवे ने कुछ क्षेत्रों के लिए 34 ट्रेनों का परिचालन बहाल कर दिया है, लेकिन बाकी ट्रेनों के शुरू होने को लेकर अभी कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से रेल नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचा है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। महेंद्रगढ़ के अटेली कस्बे में रेलवे अंडरपास लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पैदल पथ न होने की वजह से रोजाना स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर हैं।
बरसात के दिनों में यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब अंडरपास तालाब जैसा रूप ले लेता है। पैदल चलने वालों के साथ साथ दोपहिया वाहन चालक भी गिरकर घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार रेलवे अधिकारियों से शिकायत की गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द अंडरपास में सुरक्षित पैदल पथ बनाया जाए, ताकि आमजन को इस समस्या से राहत मिल सके। हरियाणा के नूंह जिले में स्वास्थ्य विभाग ने जावेद अस्पताल पर छापा मारकर अवैध गर्भपात का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि अस्पताल में 5 से 6 महीने का गर्भपात कराया गया और भ्रूण लड़की का था। अस्पताल के पास गर्भपात की कोई अनुमति नहीं थी। कार्रवाई के दौरान नर्स अर्जीना को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि डॉक्टर जावेद मौके से फरार हो गया। विभाग ने अस्पताल को तुरंत सील कर दिया है। जांच में सामने आया कि अस्पताल के रिकॉर्ड अधूरे हैं और बिना स्वीकृति के गर्भपात की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लिंग परीक्षण और अवैध गर्भपात रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मेवात जिले के बिछोर पीएचसी में प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि प्रसव के समय महिला का गर्भाशय फट गया और खून रुकने पर नर्सों ने कपड़ा ठूंस दिया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां 25 टांके लगाने पड़े। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने मामले की सही जानकारी नहीं दी और इलाज के नाम पर 25,000 रुपए भी लिए गए। पीड़ित महिला के पति ने सीएम विंडो और प्रधानमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। मेवात में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। ठगों ने छात्रों को 15 से 15,000 रुपए का लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल किया। रावली गांव के 2 छात्रों के खातों में मात्र 20 दिनों में 95 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। बैंक प्रबंधक की सजगता से यह मामला उजागर हुआ और खातों को तुरंत फ्रीज कर दिया गया। छात्रों ने कबूल किया है कि ठगों ने उन्हें और भी बच्चों के खाते उपलब्ध कराने के लिए लालच दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि गहनता से जांच हुई तो और भी छात्र ठगों के जाल में फंसे मिल सकते हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे साइबर अपराधियों से सावधान रहें और बच्चों को भी सतर्क करें। रेवाड़ी के जोनियावास गांव में 4.5 एकड़ जमीन पर खेल स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया है। करीब 70 लाख की लागत से बनने वाला यह स्टेडियम 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। यहाँ क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों की भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इंडोर जिम बनाया जाएगा और फ्लड लाइट्स भी लगाई जाएंगी, ताकि रात में भी मैच और खेल गतिविधियां हो सकें। स्टेडियम के निर्माण में यूनाइटेड ब्राइवरीज कंपनी CSR के तहत सहयोग कर रही है। पंचायत का कहना है कि स्टेडियम बनने से युवाओं को घर के पास ही बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी और उनकी प्रतिभा निखरने का अवसर मिलेगा। गन्नौर में खेड़ी रोड की करोड़ों रुपए से बनी गलियां महज 8 महीने में ही बारिश में उखड़ गईं। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय पार्षद ने वीडियो जारी कर खराब हालात दिखाए हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ और ठेकेदार ने मनमानी की। अब विजिलेंस जांच की मांग उठाई जा रही है। स्थिति इतनी खराब है कि गली में पैदल चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ियों के फंसने का खतरा बना हुआ है और बच्चों बुजुर्गों के लिए निकलना भी खतरनाक है। नगर पालिका ने ठेकेदार को नोटिस भेज दिया है और दावा किया है कि बारिश थमने के बाद गलियों की मरम्मत कराई जाएगी। सिरसा पुलिस ने आंगनबाड़ी केंद्र से गेहूं चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गांव मौजदीन का है, जहां 15 जुलाई को केंद्र से गेहूं के 2 कट्टे चोरी हो गए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी गुरचरण सिंह उर्फ चन्नी को इलेक्ट्रिक स्कूटी सहित पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज। सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। पंचकूला में क्राइम ब्रांच -19 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फॉर्च्यूनर कार में घूम रहे 2 हथियारबंद युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों किसी आपराधिक वारदात की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से देशी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान पंचकूला के अब्दुल और हिमाचल के गुरमेल उर्फ अमन के रूप में हुई है। दोनों पर पहले से ही लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज हैं। अदालत ने उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब इनके हथियार सप्लायर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और बाहरी राज्यों में छापेमारी भी की जा रही है। हरियाणा के 9 सरकारी कॉलेजों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों को नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं की है। विभाग ने 8 सितंबर तक का समय दिया है ताकि कॉलेज अपने कोर्स एडमिशन प्रोसेस फी स्टाफ और अन्य जरूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकें। इतना ही नहीं, 9 कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक अपना डोमेन तक नहीं खरीदा है। इनमें भिवानी के 3, सोनीपत के 2 और यमुनानगर, पलवल, कैथल व चरखी दादरी का एक कॉलेज शामिल है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समय पर वेबसाइट अपडेट नहीं की गई तो इन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने राज्य के आयुष कॉलेजों की जांच और सुधार के लिए नई कमेटी बनाई है। ये कमेटी कॉलेजों में सीटें बढ़ाने और नए कोर्स शुरू करने पर फैसला लेगी। किसी भी नए आयुष संस्थान की स्थापना से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। जिलों में बनने वाली ये कमेटियां अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में काम करेंगी और निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेंगी। अगर किसी कॉलेज के खिलाफ शिकायत आती है तो आयुष महानिदेशक की ओर से अलग कमेटी उसकी जांच करेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद प्रदेश में आयुष शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। इनालो ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पंजाब के 350 बाढ़ग्रस्त गांवों को गोद लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फाजिलका, फिरोजपुर और संगरूर जिलों में हजारों लोग व पशु बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इनेलो कार्यकर्ताओं को राहत सामग्री, राशन, दवाइयां और चारा पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अभय चौटाला ने हरियाणा को भी बाढ़ प्रभावित घोषित करने की मांग की और सरकार से मुआवजा देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को किसान विरोधी बताया। इनेलो का कहना है कि ये कदम मानवता और सेवा भावना के तहत उठाया गया है। अंबाला रेल मंडल के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। इंदौर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए रेड सिग्नल देना था, लेकिन स्टेशन अधीक्षक ने गलती से ग्रीन सिग्नल दे दिया। खतरे की स्थिति तब टल गई जब लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को समय पर रोक लिया। इस घटना के बाद स्टेशन अधीक्षक को सस्पेंड कर चार्जशीट जारी कर दी गई है। रेलवे विभाग ने इसे गंभीर चूक मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। राहत की बात यह रही कि समय रहते ट्रेन रुक जाने से किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पानीपत में अवैध रूप से चल रहे ब्लीच हाउस संचालकों पर अब बड़ा शिकंजा कस सकता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 32 ब्लीच हाउस सील किए थे। अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने आदेश दिया है कि इनसे हर्जाना वसूला जाए। हर संचालक पर 2-2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बोर्ड 5 साल के हिसाब से प्रतिदिन 10,000 रुपए का हर्जाना तय कर रहा है। रिकॉर्ड में जहां 170 ब्लीच हाउस दर्ज हैं, वहीं हकीकत में 300 से ज्यादा चल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बिना NOC चल रहे इन ब्लीच हाउस से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दर्द निवारक दवा के नमूने की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में पाया गया कि दवा में मौजूद 3 सॉल्ट में से 2 सॉल्ट मानक से कम है। ये दवा अंबाला की एक कंपनी द्वारा बनाई गई थी। औषधि नियंत्रण विभाग ने थोक दवा विक्रेता से बिक्री का पूरा ब्यौरा मांगा है और कंपनी पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। विभाग की टीम अंबाला जाकर कंपनी से नए नमूने लेगी और ये भी जांचेगी कि ये दवा कितनी मात्रा में और कहां-कहां सप्लाई हुई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कंपनी दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से बड़ी खबर, एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर नरेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जेई ने शराब ठेकों को न तोड़ने के बदले 6 लाख की रिश्वत मांगी थी और 5 लाख में सौदा तय हुआ।
शुक्रवार को वो 1.5 लाख रुपए की पहली किस्त ले रहा था भी एसीबी ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। जेई के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि इस मामले में और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद विभागीय दफ्तरों में हलचल मच गई है। गुरुग्राम नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। सर्वे में खुलासा हुआ है कि सेक्टरों के गेटों पर लगे ज्यादातर विज्ञापन बिना अनुमति के हैं, जिससे निगम को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। निगम अब इन बैनरों और बोर्डों को हटाने के लिए अभियान चलाएगा। चेतावनी के बावजूद नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई RWA इन गेटों पर विज्ञापन लगाने के बदले अवैध वसूली कर रही हैं। निगम ने निवासियों से अपील की है कि वे इस तरह की गतिविधियों का हिस्सा न बने और शहर को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। हिसार जिले के अग्रोहा इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फ्रांसी गांव के एक किराए के मकान में महिला का सड़ा गला शव मिला। मकान मालिक को बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। जांच में खुलासा हुआ कि महिला की हत्या उसके प्रेमी कुलदीप ने की थी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने गांव जाकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में इस बार सामान्य से 48% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे 12 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। 2687 गांवों की करीब 8.66 लाख एकड़ फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, जहां 15 सितंबर तक नुकसान दर्ज कराया जा सकेगा। राहत कार्यों के लिए 3.06 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। SDRF और NDRF की टीमें कई जिलों में तैनात हैं। सरकार ने मकान ढहने से मारे गए लोगों के परिजनों को 44 लाख रुपए की सहायता भी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि प्रशासन पूरी सतर्कता से हालात पर नजर रखे हुए है। कुरुक्षेत्र से 2 बड़ी खबरें। पहली गांव मद्दीपुर में स्नेकमैन गुरमीत को एक कोबरा ने रेस्क्यू के दौरान काट लिया, लेकिन सांप काटने के बाद भी गुरमीत ने उसे छोड़ा नहीं, डिब्बे में डालकर सीधा अस्पताल पहुंच गया। वहां इलाज के दौरान भी उसने कोबरा पर नजर रखी। गुरमीत ने कहा कि वो इस सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ेगा। दूसरी खबर, सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में 5 फुट का मगरमच्छ मिला। आधी रात को जूनियर इंजीनियर ने देखा और वाइल्ड लाइफ टीम को बुलाया। टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर भौर सैदा गांव स्थित प्रजनन केंद्र में छोड़ दिया। शिक्षा मंत्रालय की 2025 इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट में हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालय पिछड़ गए। हैंसबकी निजी विश्वविद्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। MDU रोहतक 11 स्थान नीचे खिसक गया है और प्रदेश का कोई भी संस्थान SDG टॉप 10 या टॉप 50 शोध संस्थानों में जगह नहीं बना पाया। वहीं अम्बाला का महर्षि मार्कंडेश्वर और फरीदाबाद का मानव रचना विवि टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं। कौशल विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पलवल का श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा। कृषि क्षेत्र में करनाल का NDRI लगातार तीसरे साल दूसरे स्थान पर। हैसबकी हिसार का चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 10वें नंबर पर आया। टॉप 100 इंजीनियरिंग में केवल कुरुक्षेत्र का NIT 85वें स्थान पर जगह बना पाया। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शोध पर बजट न बढ़ाना और नवाचार की कमी इस गिरावट की बड़ी वजह है। सोनीपत में यमुना का जलस्तर घटा जरूर है, लेकिन कटाव जारी है। जिले के करीब 50 गाँवों में 10,000 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। कई जगह घरों में पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में शिविर लगाकर डेंगू, मलेरिया और जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। कांग्रेस नेता जय भगवान आंतिल और सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री बांटी और प्रशासन से मदद तेज करने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल उन्हें पलायन करना पड़ता है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से एक बड़ी खबर सामने आई है। मास कम्युनिकेशन विभाग के अनुबंधित प्राध्यापक राम मेहर आर्य को विश्वविद्यालय प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। प्राध्यापक पर गंभीर आरोप थे। 538 छात्राओं से छेड़छाड़ का गुमनाम पत्र भेजना, महिला सहयोगी से दुर्व्यवहार करना और वरिष्ठ प्राध्यापकों के खिलाफ झूठी शिकायतें करना। जांच में ये सभी आरोप सही पाए गए। 38 पेज की जांच रिपोर्ट के बाद वाइस चांसलर विजय कुमार ने आदेश जारी कर दिए। ये कार्रवाई शिक्षक दिवस से ठीक एक दिन पहले की गई। अब विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि छात्राओं और स्टाफ के खिलाफ अनुशासनहीनता या गलत आचरण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।
सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा के कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 58 वर्ष से अधिक आयु के बाद सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियम जो 70 वर्ष तक अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति की अनुमति देते हैं केवल नियमित फैकल्टी पर लागू होते हैं। एक्सटेंशन लेक्चर्स पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इस फैसले के बाद 58 वर्ष से अधिक आयु के एक्सटेंशन लेक्चर्स अब सेवा विस्तार की उम्मीद नहीं कर सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज करते हुए कहा कि नीति में कोई अवैध या मनमाना प्रावधान नहीं है। हरियाणा सरकार ने शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृति में पारदर्शिता बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया है। अब जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी लाइसेंस अस्वीकृति का कारण आवेदकों को लिखित में बताना अनिवार्य होगा। गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शस्त्र अधिनियम 1959 और शस्त्र नियम 2016 का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके तहत अस्वीकृति की रिपोर्ट सरकार को भेजना भी जरूरी होगा ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता और आवेदकों के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने आरटीई नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। 1680 स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उन्होंने दाखिला विवरण MIS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। फीस के आधार पर जुर्माने की राशि अलग अलग रखी गई है। छोटे स्कूलों को 30,000, मध्यम स्कूलों को 70,000 रुपए का जुर्माना। 3,000 रुपए से अधिक फीस वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 1128 स्कूलों की मान्यता रद्द होने का खतरा है। विभाग ने कहा है कि केवल असली और नवीनीकृत मान्यता पत्र ही मान्य होंगे। शिक्षा विभाग का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना और छात्रों के हितों की रक्षा करना है। हरियाणा में लगातार बारिश और जल भराव से लगभग 10 लाख एकड़ फसलें डूब गई हैं। ई क्षति पोर्टल पर अब तक 1.7 लाख किसानों ने नुकसान की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मुआवजा देने का आश्वासन दे चुके हैं। फतेहाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और अन्य जिलों में राहत शिविर चल रहे हैं। वहीं सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बचाव कार्य में लगे हैं। सरकार ने प्रभावित जिलों में 3 करोड़ रुपए के आपात फंड की घोषणा की है। इसके अलावा मकान ढहने से प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपना 1 माह का वेतन राहत कोष में दान किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हालात पर पूरी नजर है और प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा मिलेगा। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने गरीब बच्चों को दाखिला न देने और दस्तावेज समय पर अपलोड न करने वाले 1680 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना 30,000 से 70,000 रुपए तक का है। इस कार्रवाई पर प्राइवेट स्कूल संघ ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने चिराग योजना और नियम 134A के तहत बकाया राशि का हिसाब नहीं दिया और स्कूलों को समय पर सूचना भी नहीं दी। संघ ने आरोप लगाया कि जुर्माना और पोर्टल बंद करना स्कूलों के साथ अन्याय है, खासकर जब दस्तावेज अपलोड में कोई त्रुटि हो जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग से जुर्माना माफी और लंबित राशि की जल्द भुगतान की मांग की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर पदों के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तारीखें घोषित कर दी हैं। परीक्षा 15 से 24 सितंबर तक आयोजित होगी। उम्मीदवार 10 सितंबर से एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने एडमिट कार्ड A4 साइज पेपर पर साफ प्रिंट करने की हिदायत दी है। 15 सितंबर को कृषि इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की परीक्षा होगी। 17, 19 और 24 सितंबर को अन्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ये परीक्षाएं तकनीकी और प्रबंधन विषयों के कॉलेजों में लेक्चरर नियुक्तियों के लिए आयोजित की जा रही हैं। उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अंबाला में एक गंभीर घटना सामने आई है। शिकायतकर्ता अमित कुमार ने बताया कि 15 जुलाई को कुछ युवकों ने उनकी स्कॉर्पियो कार जबरन छीनी उन्हें और उनके दोस्त मनिक को मारपीट का शिकार बनाया और साहा इलाके में स्टाम्प पेपर पर जबरन साइन करवाए। अमित के अनुसार आरोपियों ने वीडियो भी बनाई और उनसे पैसे व दस्तावेज जब्त कर लिए। घटना की शिकायत अमित ने पहले बलदेव नगर थाने में की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। डीएसपी के आदेश पर अब इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पानीपत में पड़ोसी युवक ने नाबालिग किशोरी के साथ 2 साल तक दुष्कर्म किया, जिससे वो डिप्रेशन में आ गई और आत्महत्या का प्रयास किया। पीड़िता ने डिप्रेशन की 35 गोलियां एक साथ खा ली और अस्पताल में भर्ती कराई गई। पुलिस ने आरोपी सूरज सिंह राजपूत के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
POCSO एक्ट के तहत ऐसी घटना में दोषी को कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। फरीदाबाद में कपड़ा कारोबारी सुखबीर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसके व्यवसाय के साथी सुमित्रा जीव और राहुल ने उसे ठंडे पेय में जहर दिया। सुखबीर ने अपने साझेदारों से फर्म का हिसाब मांगने के लिए 5 सितंबर को मुलाकात की थी। इसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के चांदपुर गांव के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यमुना नदी में आई बाढ़ से उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों की 4600 बीघा जमीन उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के अधीन है, इसलिए हरियाणा सरकार से मुआवजा मिलना मुश्किल है। सीमा विवाद और राजस्व रिकॉर्ड के कारण किसानों को मुआवजा लेने में दिक्कत हो रही है। सरपंच और किसान जिला उपायुक्त से मदद की गुहार लगाएंगे, लेकिन विवाद के कारण अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बाढ़ और सीमा विवाद ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर घट रहा है। वर्तमान में 213,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। बसंतपुर में कई घर अभी भी पानी में डूबे हैं, लेकिन शनिवार शाम तक जलस्तर कम होने की उम्मीद है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बाढ़ग्रस्त गांवों पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली NCR में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर पूरी निगरानी रख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले घंटों में जलस्तर में गिरावट आएगी, जिससे प्रभावित इलाकों में राहत मिल सकेगी। गुरुग्राम के सोहना में अमेजन के गोदाम पर BIS ने छापा मारा। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन पाए जाने के बाद लगभग 1000 उत्पाद जब्त किए गए। जब्त वस्तुओं में खिलौने, एल्यूमिनियम फॉयल, स्टेनलेस स्टील की बोतलें, वायरलेस माइक्रोफोन और स्पोर्ट्स जूते शामिल हैं। BIS की निदेशक विभा रानी ने कहा कि ऐसे छापे आगे भी जारी रहेंगे और गुणवत्ता नियंत्रण के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गुरुग्राम नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटरों को सख्त चेतावनी दी है। निगम ने 8 सितंबर 2025 तक चालान राशि का भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ FIR भी दर्ज की जाएगी। भुगतान सेक्टर -34, सेक्टर -42 और पुराने निगम कार्यालय में किया जा सकता है। नगर निगम ने सभी जनरेटरों से अनुरोध किया है कि वे चालान रसीद जमा कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। निगम का कहना है कि यह कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उल्लंघन के चलते की जा रही है। गुरुग्राम में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। साइबर सिटी में अक्टूबर माह में 22 महिला चालकों समेत कुल 2871 लोगों का चालान किया गया। पुलिस उपायुक्त यातायात डॉक्टर राजेश मोहन के मुताबिक नियम तोड़ने वाले चालकों का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है। अभियान का मकसद सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर नकेल कसना है। इस दौरान 4 वाहन भी जब्त किए गए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि नियमों का पालन करें ताकि सड़कें सुरक्षित बनी रहें। हिसार के अग्रोहा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक महिला का शव उसके प्रेमी के घर में मिला, वहीं आरोपी प्रेमी ने बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका 36 वर्षीय पूनम कुछ दिन पहले घर से लापता हुई थी। पुलिस ने उसकी 18 वर्षीय बेटी पूजा के बयान दर्ज किए हैं। मकान मालिक को बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद शव बरामद हुआ। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और हत्या की वजह जानने की कोशिश कर रही है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि प्रेमी कुलदीप ने प्रेम प्रसंग के चलते ये हृदय विदारक कदम उठाया। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया है और जांच जारी है। हिसार के शास्त्री नगर में एक महिला दुकानदार सोनिका पर पड़ोसियों ने हमला किया। आरोप है कि चाकू और ईंट से वार किया गया, जिससे सोनिका के सिर में 4 टांके लगे। मामला समझौता कराने के विवाद को लेकर हुआ। घायल महिला को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिका के पति अनिल ने बताया कि हमला पड़ोसी दुकानदार और उसके परिवार ने किया। आजाद नगर थाना में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कैथल के पहाड़पुर गांव में पुलिस ने घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रद्मन ने पुरानी रंजिश के चलते देवी दयाल के घर पर अवैध पिस्तौल से फायर किए थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर देशी कट्टा और 4 खाली खोले बरामद किए हैं। घटना में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन परिवार डर के मारे छिप गया। मामले की जांच सीवान थाना और DSP गुहला कुलदीप बेनीवाल की टीम कर रही है। पुलिस ने कहा कि आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है।
महिला ने आरोप लगाया कि इंग्लैंड भेजने के नाम पर उसके पिता से पैसे ऐंठे गए और पति द्वारा उसे मारपीट व मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। महिला ने बताया कि शादी के बाद ससुराल पक्ष ने स्विफ्ट कार, 19 तोले सोना और अन्य सामान की मांग की थी। विदेश जाने के बाद भी पति ने रुपए की मांग जारी रखी और पैसा शराब में खर्च कर दिया। लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद महिला 3 जुलाई 2025 को इंग्लैंड से हरियाणा वापस आई। करनाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में एक प्रॉपर्टी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। न्यू ज्योति नगर में एक मां ने अपने बड़े बेटे पर मकान के लिए उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि बड़ा बेटा मकान को अपने नाम करवाना चाहता था। जब उसने इनकार किया तो आरोपी ने मां, छोटे भाई और उनके परिवार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। जांच जारी है ताकि परिवार पर हुए इस हमले के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। महेंद्रगढ़ के सैदपुर गांव में शनिवार सुबह तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मकान की छत में गहरा गड्ढा बन गया और दरवाजा टूट गया। आसपास के आधा दर्जन घरों में करंट फैलने से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खराब हो गए। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। ग्रामीणों ने कहा कि नुकसान का भरपाई करना उनके लिए मुश्किल है और उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पूर्व सरपंच और किसान क्लब के नेताओं ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद देने का अनुरोध किया है। सिरसा में घग्घर ड्रेन और नदी के बांध टूटने से हालात गंभीर हो गए हैं। मोडिया खेड़ा गांव में हिसार घग्घर ड्रेन टूटने से 60 फुट कटाव हुआ और लगभग 500 एकड़ नरमा व धान की फसल डूब गई। इस घटना में 10 ढाणियां भी पानी के बहाव में आ गईं। घग्घर नदी का जलस्तर 45,500 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जिससे अहमदपुर, पनिहारी और बुर्जकर्मगढ़ गांवों के खेतों में पानी भर गया और ग्रामीणों को ढाणियां खाली करनी पड़ी। शुक्रवार को किलनिया के पास बांध टूटने के बाद अब कुल 3 जगहों से छोटे बड़े बांध टूट चुके हैं। इस बीच खैरेका से ओटू तक जाने वाली सड़क धंसने लगी है और रंगा गांव के पास बांध बनाते समय एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घग्घर में गिर गया, जिसे ग्रामीणों ने निकाल लिया। प्रभावित क्षेत्रों में करीब 100 से ज्यादा ट्यूबवेल प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर सक्रिय है और ग्रामीण अपने गांवों की सुरक्षा के लिए मिट्टी से तटबंध मजबूत कर रहे हैं। सांसद कुमारी सैलजा ने भी प्रभावित गांवों का दौरा किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। मुख्य संदेश ये है कि भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के चलते सिरसा में जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन बचाव कार्य जारी है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। यमुनानगर हरियाणा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 38 वर्षीय महिला से नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई। पीड़िता की शिकायत पर फर्कपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने महिला को धमकी दी कि वीडियो वायरल कर दी जाएगी, जिससे वो डर के कारण चुप रही। पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने और मामले की गहन जांच करने की बात कही है। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।